साथियों नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 उसका हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। आज की क्लास के अंदर हम लोग पहले चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लेंगे। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, तो चलिएगा। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। पहला प्रश्न देखो, राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है? प्रिय विद्यार्थियों, राजतंत्र वह होता है जो पीढ़ी दर चलता रहता है, यानी राजा का बेटा राजा ही बनता है, वो राजतंत्र होता है। यानी राजवंश का मेंबर ही वो राजा बनता है, सत्ता पे काबिज होता है। लेकिन गणतंत्र में क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जनता वोट दे करके और उसको सत्ता पे काबिज करते हैं। और वो पीढ़ी दर का सिस्टम नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे सीएम राजस्थान के जो भजन लाल जी शर्मा है, उनका बेटा सीएम नहीं बनेगा। यानी इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा 5 साल में। जैसे ही कार्यकाल पूरा होता है तो उनको दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर जनता अगर वापस वोट करती है तो सीएम बनेगा, वरना नहीं बनेंगे। तो ये पीढ़ी दर नहीं चलता है। तो देखें, राजतंत्र और गणतंत्र शासन की दो अलग अलग प्रणालियां हैं। राजतंत्र में राष्ट्र का प्रमुख किसी राजवंश का सदस्य होता है, यानी उनका पूर्वज राजा होता है। उसका पद क्या चलता है, पैतृक होता है, यानी पीढ़ी दर चलता रहता है। गणतंत्र में राष्ट्र के प्रमुख जनता के वोटों के आधार पर चुना जाता है तथा एक निश्चित समय के बाद उसे पुनः जनता के द्वारा ही चुना जाता है। चलेगा, अब हम पढ़ते हैं आर्थिक न्याय क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, आर्थिक न्याय एक तरह से सामाजिक न्याय का ही एक अंग है। इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे अवसर उपलब्ध कराना है जिससे कि वह सम्माननीय जीवन जी सके। उसका उद्देश्य व्यक्तिगत प्राप्त करने के लिए साधनों तक है सबकी सम्मान पहुंच हो। यानी ये एक सामाजिक न्याय का अंग है ये। यानी प्रत्येक व्यक्ति को संसाधन प्राप्त करने के लिए सबको समान अवसर मिलते हैं। यही आर्थिक न्याय है। आगे देखें, विकास के दो मॉडल कौन कौन से हैं? भारत द्वारा विकास का कौन सा मॉडल अपनाया गया? प्रिय विद्यार्थियों, विकास के दो मॉडल है, पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल। भारत ने दोनों को ही अपनाया। पूंजीवादी मॉडल है वो पश्चिम देशों में इस मॉडल पे काम किया जाता है। पूंजीवादी मॉडल का सेंस ये होता है, अर्थ ये होता है कि सारा का सारा काम है वो निजी हाथों में होता है। यानी देश के उत्पादन से लेकर के सारा दायित्व है वो पूंजीवादी सिस्टम में होता है, यानी निजी हाथों में होता है। लेकिन जो समाजवादी सिस्टम होता है उसके अंदर निजी हाथों में कोई काम नहीं होता है। यानी सारा का सारा उत्पादन से संबंधित है, अन्य कोई दायित्व है वो सरकार करती है। हमने इस पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल दोनों को अपनाया है। तो देखें, आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण एवं विकास संबंधी दो मॉडल प्रस्तुत किए गए। जो पहला है पूंजीवादी मॉडल। पूंजीवादी व्यवस्था में विकास का समस्त दायित्व निजी हाथों में केंद्रित होता है, जैसे कि पश्चिम देशों में। समाजवादी मॉडल में निजी संपत्ति को समाप्त करके समस्त उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन दोनों ही मॉडल को अच्छी बातों को लेकर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इस व्यवस्था में निजी व सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। तो यानी भारत ने दोनों मॉडल को अपनाया। फिर देखो, राष्ट्र निर्माण का अर्थ बताइए। यानी राष्ट्र का निर्माण राष्ट्रीयता तथा राज्य से मिलकर राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्रीय एकीकरण भावात्मक होता है, भावों के साथ चलता है, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से मजबूत व अदृश्य धागे से जुड़ जाते हैं तथा इस राष्ट्र का हर सदस्य गर्वपूर्वक यही कहता है कि वह उस देश की खातिर अपनी जान भी दे सकता है। चलेगा, अब हम पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया की 3 चुनौतियां हम लोग पढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय राष्ट्र का निर्माण के लिए 3 चुनौतियां कौन कौन सी रही थी?
एकता, अखंडता, लोकतंत्र को स्थापित करना और समाज के अंदर जो विकास का मॉडल अपनाना। तो देखें, एकता एवं अखंडता, भारत आकार और विविधता के तौर पर किसी महादेश से कम नहीं था। अलग-अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग थे, अलग-अलग संस्कृति में रहने वाले लोग थे, सभी के अलग-अलग धर्म थे। विविधताओं से भरा कोई देश ज्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। यही आशंका, यही चुनौती बनी हुई थी। सेकंड नंबर चुनौती, लोकतंत्र को कायम करना। संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई थी। सभी को मतदान का भी अधिकार दिया गया। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मुल्क लोकतंत्र को अपनाया। इससे ये सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर राजनीतिक मुकाबले होते रहेंगे। थर्ड नंबर है, सबका विकास हो, न कि एक वर्ग का विकास हो। संविधान में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि सभी का विकास हो। ये बात स्पष्ट कर दी गई कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए तथा धार्मिक, सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। यहाँ बड़ी चुनौती गरीबों के खात्मे के कारगर नीतियों को तैयार करना था। अब हम लोग कश्मीर की समस्या पर एक निबंध पढ़ते हैं। कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, जो एक अलग राष्ट्र के रूप में कश्मीर को लेके चले गए। लेकिन पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर हमारे साथ आए, लेकिन भारत चाहता था कि कश्मीर का विलय भारत में। जैसे ही हरि सिंह ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, तो पाकिस्तान ने मौका पाकर कश्मीर पर हमला कर दिया। हरि सिंह बिलबिलाता हुआ भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से संपर्क साधा पर कहा, हमें बचाओ, हमारे सहयोग करो। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हम लोग एक ही शर्त पर आपका सहयोग करेंगे, आप अगर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हो तो हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन हरि सिंह ने कहा ठीक है, तो विलय पत्र पर सिग्नेचर करके भारत में मिलाया गया और पाकिस्तान को वहां से खदेड़ा गया। लेकिन जब देश आजाद हुआ था, उस टाइम जीना और जवाहरलाल नेहरू के बीच में, दोनों के बीच में पाकिस्तान का मसला हल नहीं हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम लोग वोटिंग करवाएंगे, जनमत संग्रह कराएंगे। अगर ज्यादा जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आएगा, तो कश्मीर पाकिस्तान चला जाएगा, भारत के पक्ष में आएगा तो भारत के पक्ष में हो जाएगा। लेकिन वहां पर मुस्लिम बाहुल्य ज्यादा था, बाहुल्य क्षेत्र था, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने वोटिंग नहीं करवाई। लेकिन जब कश्मीर का संविधान बना था, उसके अंदर स्पष्ट उल्लेखित है कि भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर। अब अगर पाकिस्तान दावा करता है कश्मीर हमारा, तो कैसे होगा? क्योंकि कश्मीर का जो संविधान बना उसमें स्पष्ट स्पष्ट उल्लेखित है कि भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर, क्योंकि वो अपना हिस्सा है कश्मीर। तो चलेगा, देखिएगा। कश्मीर के राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को अलग देश बनाना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान भारत दोनों ही चाहते थे कि जम्मू कश्मीर उसका अंग हो। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना के समक्ष यह समझौता हुआ कि वोटिंग करवाई जाए। लेकिन नेहरू ने वोटिंग में देरी की और जिसके कारण पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। जिसके बचाव के लिए राजा हरि सिंह ने नेहरू से मदद मांगी और एक पत्र लिखा, परंतु नेहरू ने राजा के समक्ष यह शर्त रख दी कि जब वह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेगा तब ही भारत सरकार उसकी मदद करेगी। और अंत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। फिर देखें केंद्र शासित राज्य क्या होता है। प्रिय विद्यार्थियों, केंद्र शासित प्रदेश है वो लगभग उसकी गतिविधियों पर कंट्रोल सेंटर का रहता है, यानी पुलिस विभाग भी सेंटर के अंडर पे ही काम करती है। ये भारत का वह भाग है जो प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के अधीन है। राज्यों के जैसे इसे स्वायत्तता प्राप्त नहीं है, यानी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। ये केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। फिर देखें नियति से साक्षात्कार भाषण कब और किसके द्वारा दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। जब हमारा देश आजाद हुआ तो 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिया गया जो भाषण था, उसी को ही नियति से साक्षात्कार भाषण बोला गया। देवनागरी में लिखित हिंदी भाषा को राजभाषा है, यहाँ राज्य भाषा की जगह राजभाषा कैसे बनाया गया। तो देखें
देश की जनसंख्या का विशाल भाग हिंदी भाषी था। गैर हिंदी भाषी लोगों में भी हिंदी जानने वालों की मतों की संख्या पर्याप्त थी। इसलिए अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी में लिखित हिंदी भाषा को राजभाषा बनाया गया। शरणार्थी कौन है, इनका पुनर्वास कैसे हुआ? जब देश का विभाजन हुआ तो 14-15 अगस्त को तो लोगों को पता ही नहीं था हम भारत में हैं या पाकिस्तान में हैं। लेकिन जब सुबह पता चला कि हम पाकिस्तान में आ गए, तो वहां पर सांप्रदायिक दंगा, वहां हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, तो पाकिस्तान से भाग करके हिंदू जो भारत में आए, उनके लिए मकान की व्यवस्था करना, खाने की व्यवस्था, रोटी की व्यवस्था करना और नौकरी की व्यवस्था करवाना, यानी वो जो लोग भाग के इधर आए, वही शरणार्थी थे और उनको रोटी, कपड़ा, मकान दिया, वो पुनर्वास था। तो चलिए देखें, सन 1947 को देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, जिसके कारण उन्होंने अपनी रक्षा की खातिर भारत में शरण ली और इन्हें ही शरणार्थी कहा गया। सरकार ने इन्हें रहने के लिए घर, खाने के लिए रोटी और काम करने के लिए नौकरी दी। इस प्रकार शरणार्थी का पुनर्वास किया गया। आगे देखें, भारत में विविधता में एकता है कैसे, और भारत के लिए विविधता में एकता का क्या अर्थ है? प्रिय विद्यार्थियों, भारत के अंदर अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग हैं, अलग अलग देवताओं को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग संस्कृतियों को मानने वाले लोग हैं और अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग खान पान के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग पहनावा के लोग अलग है। फिर भी हम लोग जब विकट समस्या हो जाती है, हमारे देश में संकट आता है, तो हम सब एक है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत विविधता में एकता है। ये भारत की विशेष उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी विशेषता है। चलेगा। भारत एक विशाल देश है जिससे अनेक धर्मों, संप्रदाय, जातियों, भाषाओं, संस्कृतियों आदि के लोग निवास करते हैं। परंतु जब कोई परेशानी होती है तो सब मिलजुल कर समस्या का समाधान करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत में विविधता में एकता है। फिर हम चलते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या अर्थ है। प्रिय विद्यार्थियों, द्विराष्ट्र सिद्धांत है वो मुस्लिम लीग की जीना ने पेश किया था। उसने कहा था कि हमें धर्म के आधार पर एक अलग राष्ट्र का निर्माण करवा के दिया जाए, और धर्म के आधार पर अलग राष्ट्र का निर्माण होता है, उसका नाम पाकिस्तान। चलिएगा, देखते हैं। ये सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसके आधार पर मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र का निर्माण किया गया था, वही द्विराष्ट्र सिद्धांत था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कारण बताइए। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमने पहले पढ़ा था, जब जम्मू कश्मीर का संविधान बना था 1957 के अंदर, जम्मू कश्मीर का संविधान तैयार हो गया था, लागू हो गया था। तो उसमें, उस संविधान के अंदर स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट उल्लेख है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत रियासत का राजा हरि सिंह विले पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत के साथ मिलाया था, और 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था, जिसमें उसे भारत का अभिन्न अंग घोषित किया गया था। अब अगर पाकिस्तान अगर दावा करता है कश्मीर हमारा है, तो गलत है। जो पाकिस्तान के पास जो पीओके है, वो भी हमारा है। देखें, राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों में क्या अंतर है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने पढ़ा था राज्य की स्वायत्ता होती है, स्वतंत्र होता है राज्य, और केंद्र जो होता है, जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, वहां पर सीधा का सीधा जो ऑपरेट होती सिस्टम ऑपरेट होता है, वो केंद्र की गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो देखें हम लोग क्या है, भारत में राज्य 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो 8 है। राज्यों को स्वायत्ता प्राप्त है, यानी स्वतंत्रता है। केंद्र शासित प्रदेश है, उनको स्वायत्ता प्राप्त नहीं है। सिर्फ राज्य सरकार ही उसका अतिक्रमण कर सकती है, केंद्र उसका अनिक्रमण नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ क्या है, संघ शासित प्रदेश केंद्र के अधीन होता है। संविधान ने इनका अधिकार क्षेत्र स्पष्ट कर दिया है राज्य का, और इसमें स्वायत्ता प्राप्त नहीं है। यानी केंद्र और राज्य के बीच में सारे नियम संविधान में उल्लेखित है कि इसके ऊपर राज्य काम करेगा और इसके ऊपर केंद्र काम करेगा।
लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनके ऊपर सारा का सारा काम कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। फिर देखें, विभाजन के बाद किन-किन समस्याओं को भारत को सामना करना पड़ा? प्रिय विद्यार्थियों, हमने जब लेसन पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था, विभाजन के समय भारत को मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें एक है राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की चुनौती, सभी वर्गों के विकास करने की चुनौती और लोकतंत्र को कायम रखने की चुनौती। फिर विभाजन के परिणाम क्या-क्या होते हैं, उसको देखते हैं। विभाजन के परिणाम अल्पसंख्यकों को अपने स्थानों को छोड़ना पड़ा, यानी जिसको हमने चर्चा की शरणार्थी, जो अल्पसंख्यक थे, जो पाकिस्तान में हिंदू चले गए, वो छोड़ करके भारत भाग के आए और भारत में कई मुस्लिम ऐसे रह गए थे, वो भाग के पाकिस्तान गए। तो इस प्रकार की समस्या पैदा हो गई थी। विभाजन ने शरणार्थियों के लिए विकराल समस्या पैदा कर दी थी। जम्मू कश्मीर की समस्या उत्पन्न हो गई और बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए और अधिक मात्रा में जान माल का नुकसान हो गया। तो ये परिणाम थे। फिर देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया का हमें वर्णन करना है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में आंध्र प्रदेश के गठन के साथ देश के अन्य भागों में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग होनी शुरू हो गई थी, आंदोलन होने शुरू हो गए। इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की, गठन किया। आयोग के अध्यक्ष है वो फजल अली को बनाया गया और फजल अली ने 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और फिर इस रिपोर्ट के आधार पर 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना, जिसके तहत भारत में भाषाई आधार पर 14 राज्यों का निर्माण किया गया तथा 6 संघ शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। फिर देखते हैं, भारत में राज्यों के पुनर्गठन की विविधता करनी है तथा राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम था, इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी? प्रिय विद्यार्थियों, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था। इस आयोग का कार्य राज्यों के भाषा के आधार पर गठन की मांग पर विचार करने तथा राज्यों के सीमांकन के मामले में गौर करवाना था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग था, उन्होंने स्वीकार किया था कि भाषा के आधार पर हमें राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। राज्यों की सीमाओं का है वो सीमांकन करना चाहिए। उसके तहत हमने 14 राज्य बनाए और 6 है वो केंद्र शासित यानी संघ शासित प्रदेश बनाए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में आप क्या जानते हैं? भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हो, उसके लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन किया जाए और अंत में 1953 में भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, जिसका कार्य राज्यों की सीमाओं को पुनः निश्चित करना था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये स्वीकार किया कि राज्यों को भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन संभव है। इस रिपोर्ट के आधार पर अधिनियम पारित किया गया और इसमें राज्यों की भाषा को राज्यों के पुनर्गठन में अत्यधिक महत्व दिया गया। यानी इस जो राज्य पुनर्गठन आयोग ने ये माना था कि जहां पर जो भाषा बोली जा रही है उस भाषा के आधार में ही राज्य का सीमांकन हो जाना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, ये राज्य पुनर्गठन का प्रश्न 100% आएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रमुख काम क्या था? इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी? हमने दोनों प्रश्न में पढ़ा है। राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसकी मेन तो सिफारिशें यही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, सीमांकन होनी चाहिए और इसका निर्माण है, गठन है राज्य पुनर्गठन आयोग का 1953 में हुआ। इसके अध्यक्ष है फजल अली को बनाया गया, न्यायमूर्ति फजल अली को इसका अध्यक्ष बनाया गया और इस फजल अली ने 1955 के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी और 1 नवंबर 1956 को ये अधिनियम पास कर दिया गया था। तो देखें, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली को बनाया गया। इन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, जिसके आधार पर 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था
इसके तहत भाषा के आधार पर 14 राज्यों का निर्माण किया गया तथा 6 संघ शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। फिर देखें दोस्तों, 1947 से 1965 तक भारत पाक संबंधों की चर्चा हमें करनी है, क्योंकि 1947 से लेके 65 तक भारत और पाक के संबंध ज्यादा अच्छे नहीं थे, क्योंकि 1947 से ही शुरू हो गई थी और पाकिस्तान हमेशा मुंह की खाता तो शुरू से ही आया है, आज तक खा रहा है। अभी हमने पिछले थोड़े दिन पहले हमने उनको नाक चने चबाए थे, हम अंदर जाकर के उसको मार के आए। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो कश्मीर के मुद्दे को लेकर के उन्होंने फिर से 1965 के अंदर हमला कर दिया हमारे ऊपर। हमने उनके वहां तक लाहौर के अंदर जाकर के मारा, पाकिस्तान के अंदर जाकर के हमने मारा, फिर भी बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के संबंध हमेशा से ठीक नहीं रहे हैं। तो देखें, सन 1947 में विभाजन के उपरांत पाकिस्तान में व्यापक पैमाने पर हिंदुओं पर अत्याचार हुए। इसके साथ ही भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए तथा कश्मीर के विलय पत्र में मतभेद बना रहा, जिसके कारण 1965 में पाक ने भारत पर आक्रमण कर दिया, जिसमें पाक की बुरी तरह की हार हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत पाक संबंध 1947 से लेकर 1965 ही क्या, आज तक संबंध ठीक नहीं रहे हैं। फिर देखिए, राष्ट्र निर्माण पर नेहरू की क्या भूमिका थी। प्रिय विद्यार्थियों, नेहरू की जो राष्ट्र निर्माण की जो भूमिका थी वो बहुत ही बढ़िया रही थी। नेहरू ने राष्ट्र निर्माण के लिए संवैधानिक, लोकतांत्रिक और समाजवाद एवं उदार लोकतंत्र के आदर्शों को अपनाया। केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था का निर्माण किया, लागू किया। सामाजिक न्याय तथा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाया और राष्ट्र हित को देखते हुए विदेश नीति में पंचशील यानी 5 सिद्धांत प्रतिपादित किए और गुट निरपेक्षता के नीति को अपनाया। यानी जब कोई दो देशों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो हम दोनों का ही पक्ष नहीं लेंगे, उसे बोलते हैं गुट निरपेक्ष नीति। तो नेहरू जी की विदेश नीति बहुत बढ़िया थी। भाषा नीति क्या है? यानी एक साझी राष्ट्रीय भाषा का होना आधुनिक राष्ट्र का निर्माण एक प्रमुख लक्षण है। भाषा लोगों में भावनात्मक एकता उत्पन्न करती है, जो राष्ट्र निर्माण व उससे सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा से ही किसी जन समूह की पहचान होती है। अगर राजस्थान का आदमी कहीं चले जाए तो कहीं पर भी पहचान हो सकती है उसको। सामाजिक और आर्थिक न्याय क्या है? इसका क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय क्या है? आर्थिक न्याय क्या है? इसका हमें विश्लेषण करना है। समाज के सभी वर्गों को समानता मिले, उनकी मान मर्यादा सुरक्षित हो, उनका सम्मान हो, गरीबी व बेरोजगारी जैसे दोषों का निराकरण हो। इसलिए संविधान में अनुसूचित जातियों तथा सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अन्य वर्गों की कल्याणकारी राज्य के प्रतिमान को सराहा, जिसका ध्यान गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी और अराजकता, बीमारी, आश्रय भाव जैसे रोगों का निराकरण करना था। नेहरू का यही आग्रह बना रहा कि सामाजिक व आर्थिक न्याय के बिना देश में राष्ट्र का निर्माण ध्येय है वो सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए इसके ऊपर नेहरू जी ने सुधार करते हुए राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई। फिर देखिए, भारत के विभाजन के समय की गांधी जी की भूमिका क्या थी। जब भारत का विभाजन हो रहा था, द्विराष्ट्र सिद्धांत आया तो गांधी जी ने इसका विरोध किया था। गांधी जी ने कहा था, जिन्ना को कहा था कि बंटवारा मत करो, मुस्लिम इस देश में बड़े सुरक्षित रहेंगे, इनका बड़ा मान सम्मान होगा, इनके लिए हम लोग अलग से नीतियां बनाएंगे। गांधी जी ने आंदोलन भी किए थे, लेकिन गांधी जी इस प्रकार की व्यवस्थाओं को देखते हुए जिन्ना ने खूब दंगे भड़काए थे। लेकिन परिस्थितियां विपरीत होने के बाद में गांधी जी ने कहा अब तो इलाज क्या है, विभाजन तो होना है। तो देखें, गांधी जी मुस्लिम लीग द्वारा की गई पाकिस्तान की मांग से अत्यंत दुखी थे। उन्होंने अपने प्रयासों से मुस्लिम लीग के सभी प्रमुख नेताओं को यह समझाने की कोशिश की कि मुस्लिम भारत में सुरक्षित रहेंगे, हिंदू व मुस्लिम दोनों समुदाय मिलकर रहेंगे, मुसलमानों का पूर्ण विकास निश्चित किया जाएगा। परंतु मुस्लिम लीग के लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा।
और जिन्ना के द्वारा प्रारंभ की गई सीधी कार्रवाई के फलस्वरूप सांप्रदायिक दंगे झगड़ों से गांधी जी अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने पाकिस्तान की मांग के विरुद्ध आमरण अनशन भी किया था, परंतु परिस्थितियों के सामने उन्हें भी विभाजन की वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ा। और गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े प्रबल समर्थक थे, और प्रबल समर्थक होते भी उनके आंखों के सामने देश का बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ। लेकिन गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान अलग हो। भारत में विभाजन के कारण व परिणामों को समझाना है, तो भारत के विभाजन के कारण और परिणाम देखो। ब्रिटिश उपनिवेशवाद भारतीय समाज को विभिन्न आधारों पर विभाजित किया। अंग्रेजों ने 200 वर्ष तक यहाँ प्रशासन किया, तो अंग्रेज है हमारी एक एक रग से वाकिफ हो गए थे। अंग्रेजों को पता था कि भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जिसको जाति के आधार पर बांटा जा सकता है। जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारे जातियों में ये जो छुआछूत वाली परंपरा थी, प्रवृत्ति थी, उसको और गहरी कर दी, और यानी ऊंच नीच की भावनाओं को पैदा कर दिया, सांप्रदायिक भावनाओं को हमारे बीच में पैदा कर दिया। ये अंग्रेजों की एक नीति रही थी फूट डालो राज करने की, यानी ऊंच नीच का भेदभाव है वो खाई मोटी बना दी। ये सब देन अंग्रेजों की ही थी। यानी साथियों, आप सोचो कि भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खा लिए थे, तो हमारे देश में कहाँ जातिगत भेदभाव थे, कहाँ छुआछूत थे। लेकिन जिस टाइम अंग्रेजों ने 200 वर्ष तक शासन किया, अंग्रेजों को पता चला था कि भारत को तोड़कर ही शासन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति को अपनाते हुए हमें जातियों में तोड़ा, हमें ऊंच नीच में तोड़ा, धर्म के आधार पर हमें तोड़ा, और फिर अंत में इस देश का बंटवारा भी कर दिया। तो देखें, ब्रिटिश उपनिवेशवाद भारतीय समाज को विभिन्न आधारों पर विभाजित किया। अंग्रेजों ने इस बात को समझ लिया था कि भारत में ऊंच नीच की भावना व्याप्त है, और भारतीय समाज सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ा हुआ है। अतः इन्होंने इस बात का फायदा उठाकर भारत में शासन करने के लिए फूट डालो राज करो, यानी डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई, जिसमें वे सफल भी हो गए। अंग्रेजों ने भारत में आपसी द्वेष बढ़ाने के लिए जाति प्रथा को बढ़ावा दिया और सांप्रदायिकता के बीज बो दिए। तो ये कारण रहे थे। तो आगे देखें, भारत के विभाजन के परिणाम। अब हम देखते हैं भारत का विभाजन हुआ, उसके क्या क्या परिणाम रहे। तो देखो, बड़े पैमाने पर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये दुखद से भरा था। एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को सिर्फ धर्म के नाम पर मारा था, पीटा था। लोग बड़े पैमाने पर हिंसा के शिकार हो गए थे, लोग मारे गए थे, लोगों के साथ अत्याचार हुए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। लाहौर, अमृतसर और कोलकाता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़ों में बदल गए। जिन इलाकों में मुस्लिम ज्यादा थे वहां हिंदू अथवा सिखों ने जाना छोड़ दिया। वैसे ही जिन इलाकों में हिंदू अथवा सिख ज्यादा थे वहां मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। दोनों ही तरफ से अल्पसंख्यकों को अक्सर अस्थायी तौर पर शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी, कैंपों में रहना पड़ा। वहीं की पुलिस अथवा उसके वतन की पुलिस अथवा प्रशासन अब इन लोगों के साथ बुरा बर्ताव करने लगा था। दोनों तरफ हजारों की तादाद में औरतों को अगवा किया गया, अपहरण किया गया, उनके साथ बलात्कार किए गए, उनसे जबरन शादी की गई, उनसे जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। बड़ी विकट घटना हो गई थी। अपने कुल की इज्जत रखने के लिए बाप ही अपनी बेटी को, अपनी बहू को मारने का काम किया। बच्चे अपने माँ बाप से अलग हो गए, बिखर गए। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ। सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। तो आप देखें साथियों, कैसे दो भाई भाई अलग होते हैं तो कैसे बर्तन भांडे अलग अलग करते हैं, ठीक वैसा ही हुआ। यानी रेलवे के कर्मचारी थे, उनका भी अलग अलग आधा आधा बंटवारा हुआ। अगर दो टेबल थी तो एक पाकिस्तान वाले उठा के ले गए। तो देखो कितनी घटना भयंकर हुई थी। शरणार्थी व्यवस्था है, ये पैदा हो गई, ये समस्या पैदा हो गई। बेचारे भाग भाग करके भारत आए। अब सोचो अपने ही घर से भाग करके आना पड़ा। तो बड़ी भयंकर स्थितियां हुई, महिलाओं के साथ खूब अत्याचार हुए, खूब बलात्कार हुए। बाप है
वो अपनी बेटी को ऐसा सोचा दूसरा इसके ऊपर अत्याचार करेगा। तो एक पिता ने ही अपनी बेटी का गला घोंट दिया। एक पिता ने ही मतलब ये है कि अपनी बहू-बेटियों को सारों को मारने का काम कर दिया। ऐसे करके बड़ा अत्याचार हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, तो देखिए यानी टाइपराइटर था ना, उसका भी अलग बंटवारा हुआ था। पुलिस के जो यंत्र थे, अगर 2 बंदूक थी तो एक वो उठा के ले गए। तो ऐसी घटना हुई। प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ में आज का हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। यानी हमने 3-4 क्लास ली है पहले चैप्टर की। यानी पहले चैप्टर का हमने पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर लिया है। अब प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग कल से सेकंड चैप्टर को शुरू करेंगे। जय हिंद।